तो कहते हैं फ्रेंड्स, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल फ्रेंड्स, अब आप लोग ठान चुके हैं कि कल आप लोग को यानी कि 7 अप्रैल को एग्ज़ाम के यानी कि जो आप लोग का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, 7 तारीख को जो आप लोग को मैट्रिक के पेपर में यानी सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, उस परीक्षा के नाक में दम कर देना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के क्वाड्स के साथ आप लोगों को सेट नंबर 1 जो कि सबसे इजी और सबसे सबसे स्लोएस्ट है, तो चलिए इसे मैं रिवीजन करवाने के लिए आ चुका हूँ आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं रिवीजन करा ली के। तो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं चाहता हूँ उसे पूरा एक्स्ट्रा फेंक दूँ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो इसका एग्जैक्टली डेट होगा 14 जुलाई 1789 को हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कहाँ पे हुआ था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, इतना आप लोग को याद रखना है। क्लियर ना? और जब फ्रांस की क्रांति हुआ था ना, तो उस समय वहाँ के जो शासक थे लुई 16वां थे। इसे याद रखें, लुई 16वां थे। अगर क्वेश्चन आता कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे, तो लुई 16वां थे। इतना आप लोग को याद रखना है। उसके साथ साथ आप लोग को मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आता फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं, अगर बोलता है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं, जिन्होंने 1804 में वहाँ के लिए नियमावली कुछ बनाए थे। क्लियर ना? उसके साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस के मुद्रा को क्या कहते हैं, तो निब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? निब्रा कहते हैं। क्लियर है ना? तो इतना आप लोग को याद, सॉरी लिब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? लिब्रे कहते हैं। इतना आप लोग को माइंड में रखना फ्रेंड्स। उसके साथ साथ मैं और बता देता हूँ ताकि आप लोग को ज़रा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। 1 में 4। तो याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का यानी फ्रेंड्स फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख जो नारा था, फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख नारा था वह था स्वतंत्रता। ध्यान से सुनेंगे, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो था ना, वह फ्रांस की क्रांति का नारा था। क्लियर ना? इतना आप लोग को याद रखना है। एक क्वेश्चन से मैं इतना बताने का प्रयास किया हूँ, बिल्कुल सही समझे आप लोग। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता दिया था इससे पहले वीडियो में। तो आप लोग को सिंपल वे में आप लोग को एक ही चीज़ याद रखना है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के जो लेखक है वह है रूसो है। कौन है फ्रेंड्स? रूसो है। तो अब चलिए रूसो के बारे में मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सब रिकॉल हो जाए। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो है। कौन है फ्रेंड्स? रूसो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोग इसका एक कथन याद रखेंगे। इन्होंने ये कहा था, पहले तुम मनुष्य हो, पहले आप मनुष्य, यानी कि इन्होंने ये कहा था पहले तुम मनुष्य, उसके बाद किसी देश के नागरिक या कुछ अन्य हो। तो ये भी स्टेटमेंट तो क्या हुआ, रूसो का था। तो रूसो से 2 चीज़ सीख चुके हैं। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो थे। और इसका स्टेटमेंट क्या था? पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश का नागरिक या कुछ अन्य हो। क्लियर है ना? अब देखिए, साथ साथ इसके एक और क्वेश्चन होता है, यानी कि फ्रेंड्स मॉन्टेक क्या लिख रहा, मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू का भी एक स्टेटमेंट था। तो देखिए उसका जो, देखिए मॉन्टेस्क्यू के बारे में बता रहा हूँ। देखिए इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था, तो उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। अगर क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, द स्पिरिट ऑफ लॉ के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू थे। और सामाजिक उपबंध के कौन थे? रूसो थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो लिख रहा क्वेश्चन, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यंग इटली। तो यंग इटली की स्थापना जो किया था, जोसेफ मैथ्सनी ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? जोसेफ मैथ्सनी किया। तो ऑप्शन नंबर है यानी कि बी हो गया। तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था? जोसेफ मैथ्सनी ने। अब कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है रक्त एवं लौह की नीति, अगर क्वेश्चन पूछता फ्रेंड्स रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था, तो रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाया था वह बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए इतना मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ। तो अगर क्वेश्चन आएगा जर्मनी की एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण के शासक कौन थे? तो बिस्मार्क थे। उन्होंने कुल कितना युद्ध लड़े थे? तो 3 युद्ध लड़े थे। इतना आप लोग याद रखना है, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए सबसे पहले आप लोग याद रखें, इटली का जो एकीकरण जो हुआ था, इटली का जो एकीकरण जो हुआ था ना, वह उसका जो एकीकरण जो पूर्ण हुआ था 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 1861 में हुआ था। अब देखिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व जो किया था ना, काउंट कैमिलो दा काबूर किया था। काउंट याद रखेंगे, इसका नाम आ सकता है आप लोग का, काउंट
कैमिलो द कावूर ने किया था इसका? कौन कैमिलो द कावूर ने किया था? क्लियर है ना? इसे याद रखिए। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 में हुआ था। इसको आप लोग को एकदम याद करना है। अगर यही क्वेश्चन आता जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? देखिए इटली का एकीकरण तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इटली का एकीकरण हुआ था 1861 में, और उसके 10 साल बाद देखिए जहाँ से जर्मनी होता ना, तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना 1871 में हुआ था। इतना आप लोग को याद रखना है। फिर से इटली का एकीकरण हुआ था 1861 में, किसने किया था? कौन कैमिलो द कावूर ने किया था। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था। क्लियर है ना? इतना आप लोग को माइंड में रखना पड़ेगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा? शुल्क संघ जॉल वराइन का स्थापना किसके पहल पे की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रसा, यानी कि प्रसा। देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रसा, यानी कि प्रसा के पहल पर शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो देखिए बिस्मार्क जो थे ना वह प्रसा के चांसलर थे। अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स जर्मनी का जो भूमिका निभाया था ना, तो बिस्मार्क वो कहाँ के चांसलर थे? तो बिस्मार्क जो थे वह प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो बचपन से सब पढ़ते आ रहा है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्लियर ना? और ये कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखा गया वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। वही बोले कि भारत को जानो या फिर भारत एक खोज या भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत की खोज अगर बोलता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हिंद स्वराज महात्मा गांधी। इतना आप लोग को याद रखना है। क्लियर ना? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा, बिल्कुल लेके रहेंगे। तो ये किसका स्टेटमेंट था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। किसका था फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। सबसे पहले स्वराज की मांग भी किया था बाल गंगाधर तिलक ने। कब मांग किया था? 1906 में। और फाइनली तौर पे अगर पूर्ण स्वराज की जो मांग किया गया था, देखिए पूर्ण स्वराज की अगर मांग किया था ना, तो पूर्ण स्वराज का सबसे पहले मांग किया गया था 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और स्वराज की मांग किया गया था 1906 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्लियर ना? इसे याद रखेंगे। और लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय का संबंध किससे था? आप लोग पढ़े होंगे, जो लास्ट टाइम जो हुआ था साइमन कमीशन से हुआ था। साइमन कमीशन के समय लाला लाजपत राय का संबंध है। ठीक है, जिसको लाठी से मार देने पर हत्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किससे सम्मानित किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद नामक जो उपाधि जो दिया था ना, वह महात्मा गांधी को दिया था। किसे दिया था? महात्मा गांधी को दिया था। लेकिन इसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के बाद 1922 के समय यह रिटर्न कर दिया था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिया था। कि क्या दिया था? नाइटहुड की उपाधि दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि जब इसे मिला था ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय के बाद इन्होंने वापस रिटर्न कर दिया था। इसे आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बता रहा था याद रखिएगा। तो 1919 में नाइटहुड की उपाधि को रिटर्न किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और केसर हिंद की उपाधि मिला था महात्मा गांधी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी किससे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो कहा था खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं सीमांत गांधी। इसे याद रखेंगे आप लोग। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं? आप लोग को याद होगा, चाचा जी, चाचा बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? आप लोग को पता है, राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन के प्रकार होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो मैं चलिए दोनों बता देता हूं ताकि आप लोग, एक होते जैव, एक होते अजैव। तो जैव संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसमें जीवन होता है। ठीक है, और जिसमें जीवन नहीं होता उसे बोलते हैं अजैव। क्लियर ना? हम लोग जैव संसाधन है। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन मुख्य कारण है? तो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण वहाँ का ना, वह गहन खेती होता है। गहन खेती होता है, तो ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। तो गहन खेती होता है। क्लियर है? इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये भी काफ़ी दमदार क्वेश्चन है ये। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था ना, वह ब्राज़ील के सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरो में किया गया था। इसे भी याद कर सकते हैं, रियो डी जेनेरो में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। तो क्वेश्चन अगर आता ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ब्राज़ील के कौन सा शहर था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। और तीसरा जो हुआ था 2012 में हुआ था, ये भी हुआ था ब्राज़ील में। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। क्या लिख रहा है देखिए, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो देखिए काली मृदा, तो काली मृदा जो पाई जाती है, स्पेशल जो काली मृदा जो पाई जाती है फ्रेंड्स, इसे याद रखें जो मैं बोल रहा हूँ। काली मृदा जो पाई जाती है सबसे पहले महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश। देखिए अगर आप लोग मैप बनाते हैं, तो भारत का अगर मैप बनाते हैं आप लोग, तो आप लोग को अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानकारी होगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, जो भी हो। देखिए आप लोग मैप अगर बनाते हैं भारत का ना, तो आप लोग को अच्छा से जानकारी होगा। काली मृदा जो पाई जाती है, काली मृदा जो पाई जाती है सबसे पहले इस जगह पे पाई जाती है। तो आप लोग यहाँ से पता हो, यहाँ पे हमारा क्या आता है? मुंबई महाराष्ट्र आता है। बीच में क्या आता है? मुंबई, सॉरी, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, और यहाँ पे आता है गुजरात, गुरुग्राम छत्रपति। तो ये क्षेत्र में आपका क्या पाया जाता है? आपका काली मिट्टी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो राजस्थान में, यानी फ्रेंड्स राजस्थान में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या होगा? यानी कि घा, राजस्थान में आपका काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। राजस्थान में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? सही कारण नहीं है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो देखिए कृषि प्रसार, ये तो हो सकता है। वृद्धि स्तरीय विकास परियोजना, ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये आपका राइट आंसर होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुआ था ना, सबसे पहले याद रखें 1973 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बाघ परियोजना, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट PROJECT, हाँ। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ था फ्रेंड्स 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। किसके द्वारा हुआ था? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था। ठीक है। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन के किस श्रेणी को रखा गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? तो देखिए इसमें से सबसे पहले देखिए संकटग्रस्त भी रखा गया है, दुर्लभ भी रखा गया, लुप्त भी रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में मेरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया था? तो ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैं हिस्ट्री से भी बताता हूँ आप लोग को। देखिए सबसे पहले हौज खास किस जगह पे है? तो दिल्ली में। इतना तो याद हो गया होगा। ठीक है ना। अब बोल रहा किस शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था? 14वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अब देखिए लेकिन क्वेश्चन बोल रहा किसने निर्माण करवाया? तो ये तो डुबा दिया, तो डूबना नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं। इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। इल्तुतमिश ने हौज खास का निर्माण करवाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है ना? वेरी गुड। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिए गए तर्क नहीं है? तो देखिए पहला पढ़ते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी है। बिल्कुल सही है ये। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाते। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बृहत स्तर पर विस्थापन होता है जो आजीविका को खत्म होती है। नहीं, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा, बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करते हैं। बिल्कुल करती है। तो वे योजना जो हमारे लिए विद्युत उत्पादन करता है, मत्स्य करता है, सिंचाई प्रबंधन करता है, यानी हमारे लिए बहुत सारे जो योजना बना के कार्य कर, उसे बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? तो फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो सरदार सरोवर बांध जो ना वह नर्मदा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। अभी किस राज्य में है? तो गुजरात में। ये किस राज्य में? ये गुजरात में। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। और यहीं पर अभी विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ। स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, 182 मीटर ऊंचाई है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश के
सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया था? तो याद रखिएगा, किसी भी देश का जो विकास होता है यानी हम लोग इसे बोलते हैं HDI। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? HDI। तो HDI का फुल फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूँ। H से होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सबसे पहले देखिए, HDI को जो जारी करता है उसे बोलते हैं UNDP। क्या कौन जारी करता है फ्रेंड्स? UNDP। क्वेश्चन आता है HDI को जारी कौन करता है? तो UNDP। अब कितने स्तर पे होता है? तीनों बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है प्रति व्यक्ति आय। पहला होता है फ्रेंड्स प्रति व्यक्ति आय। दूसरा होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। तीसरा होता है स्वास्थ्य। यानी प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों पे डिपेंड होता है HDI। जारी कौन करता है? UNDP। अब भारत का प्रति व्यक्ति आय भी कितना? $1947। इसे याद कर सकते हैं। अब भारत एक विकासशील देश है, इसी से पता करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए प्रति व्यक्ति आय भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बिल्कुल सही, घ, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। बिल्कुल सही। इस परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। देखिए 5,000 है ना, तो अगर 3 परिवारों की देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं करना। देखिए प्रति व्यक्ति कितना? 5,000 है। 3 परिवारों की कितना? 4,000 है, 7,000 है, और कितना बोल रहा है? 4, 7 और कितना? 3 है। तो परिवार, चौथे परिवार की आय कितना होगा? तो आप लोग निकाल सकते हैं इससे। तो देखिए सबसे पहले कुल परिवार की संख्या कितना था? 4 था। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, मैथमेटिक्स का यूज करना है। तो प्रति व्यक्ति आय 5,000 है ना, तो 5,000 है, कुल परिवार की संख्या 4 है। तो टोटल निकाल दीजिए, कितना आ गया? 20,000 आ गया। अब यहाँ से 3 को का दिया हुआ, देखिए तो 3 7 10 4 14 हो गया। 14,000 तो आप लोगों का 3 का दिया, तो 14,000 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा? यानी फ्रेंड्स 6,000 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर घ, 6,000 हो गया इसका आंसर। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बताता हूँ, ध्यान। 5,000 को 4 से गुना कर देंगे, सबको घटा के कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो अभी मैं बताऊं तो HDI जो था 3, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो उपयुक्त सभी। और भारत का जो भी रैंक है इसमें 131वां है। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मैं बता दिया हूँ। ये कौन जारी करता है? UNDP। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो जो दर्शाती है उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। 1,000 बच्चा में से अगर 1 वर्ष से पहले कोई बच्चा मर जाता है ना, तो उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट, वनों उत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो देखिए वन उत्पाद हो गया, खनन हो गया, ध्यान से सुनिएगा, वन उत्पाद हो गया, खनन हो गया, है ना, या फिर पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सभी जो आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र से आ गया। क्या हो गया? प्राथमिक से। ठीक है। और देखिए द्वितीयक में आ गया फैक्ट्री हो गया, औद्योगिक हो गया, और तृतीयक में आ गया शिक्षा हो गया, अस्पताल हो गया, यानी जो सेवा प्रदान करता है, और चौथा इंटरनेट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। तो 26वां, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, जो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है उसे बोलते हैं संगठित क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संगठित क्षेत्र। एंड नेक्स्ट, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश फैक्ट्री में काम करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र यानी कि क्या लिख रहा है यार ये, सॉरी बोला फ्रेंड्स, इसमें किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? देखिए सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। तो सेवा क्षेत्र यानी सेवा कौन कौन कर रहा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा। क्या होगा? यानी कि नरेश और राकेश। अब बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, नरेश क्या कर रहा? तो नरेश एक शिक्षक है, यानी सेवा कर रहा वो, है ना। नरेश एक शिक्षक है ना भाई, तो एक शिक्षक सेवा करता है। उसके साथ राकेश, तो देखिए राकेश भी क्या कर रहा? टैक्सी ड्राइवर है, तो ये सेवा कर रहा है ना, तो इसे बोलेंगे सेवा। लेकिन अगर बोलता प्राथमिक क्षेत्र कौन आता है, तो रमेश हो जाता। ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में कहा था? सुरेश। नेक्स्ट, रोहन एक अकुशल बेरोजगार है, युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। तो रोहन को वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगा? तो याद रखेंगे ना, मनरेगा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को 100 दिनों के लिए कार्य मिलता है। कितना दिन के लिए? 100 दिन। अब देखिए नरेगा का जो स्थापना हुआ था ना, वह 2005 के एक्ट के द्वारा हुआ था, और स्थापना वैसे फाइनली तौर पर 2006 में हुआ था। लेकिन इसका नाम
अब रखा गया मनरेगा यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर रखा गया। कब रखा गया वो भी बताता हूँ, 2009 में। अब इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, बेरोजगार व्यक्ति को 100 दिन का कार्य मिलता है। अब नेक्स्ट, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 20 क्विंटल का होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने एक वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो कारण की उत्पत्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो देखिए, इस प्रकार जो होता है उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? तो अंतिम उत्पाद की गणना इसलिए की जाती है ना, ताकि दोहरी गणन की समस्या से बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दोहरी गणन की समस्या से बचने के लिए। नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोल रहा। तो पहला पढ़ते हैं, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है। बिल्कुल है। इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। बिल्कुल घटता है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। ऐसा तो नहीं है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। बिल्कुल बात, यानी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो देखिए, बेल्जियम का जो भाषी समूह जो नहीं है वह देखिए, सबसे पहले बेल्जियम में फ्रेंच भी था, स्पेनिश भी था, डच भी था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया जर्मन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? घ, जर्मन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका ने किसे राजभाषा घोषित किया था? तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया था। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन बोलता है ना सिंहली को श्रीलंका ने किस वर्ष राजभाषा बना दिया था, तो इसे याद रखिएगा 1956 में बनाया था। कब बनाया था? 1956 में। अब इसके साथ साथ याद ये भी रख सकते हैं आप लोग, श्रीलंका में बहुसंख्यक भाषा था सिंहली। क्या था ये पता है आप लोग को? 74% था। 74% था सिंहली, जबकि तमिल जो था वो 18% था। इसे आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए, इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, श्रीलंका का जो राजकीय जो धर्म है वह बौद्ध धर्म है। क्या ये? बौद्ध धर्म है। और अधिकांश सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है। अब देखिए, श्रीलंका में तमिलों और सिंहली के बीच में एक गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है ना, श्रीलंका में तमिल और सिंहली के लिए गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? 2009 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब श्रीलंका में एक आतंकवाद संगठन जिसका नाम है लिट्टे है। ठीक है, याद रखेंगे। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था ये आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल सही, 1948 में आज़ाद हुआ था। बहुत सारी चीज़ मैं बता दिया उसमें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या लिख रहा? स्वतंत्र, इसमें क्या लिख रहा सागर? हाँ ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जो स्वतंत्र बना 1948 में। डेट अगर पूछता है तो इसमें याद रखिएगा 4 जनवरी 1948 को बना था। ठीक है, और 1947 में हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट बोलेगा ना, लिट्टे किस जगह का आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका। निम्नलिखित में कौन संघवाद का एक विशेषता नहीं है? तो संघवाद का जो विशेषता नहीं है ये पूछ रहा, तो ये भी तगड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो संघवाद एक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्या लिख रहा, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों में क्षेत्र संविधान का ये वर्णित नहीं होता, ये होगा। ठीक है, देख लीजिएंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है, तो याद रखेंगे ना, भारत के संविधान देखिए भाषा, सबसे पहले भारत के संविधान में सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 343 में 343 से लेकर 351 तक ना भाषा का जिक्र किया गया। आर्टिकल नंबर 350 से लेकर 351 तक भाषा का जिक्र किया गया, जिसमें भारतीय संविधान के कुल भाषा की संख्या 22 है। कितना फ्रेंड्स? 22 है। अनुसूची नंबर 8 में है। कितना? अनुसूची नंबर 8 में कुल भाषा की संख्या कितना है? 22 है। और अंतिम भाषा संथाली था। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिए, मैथिली, असमिया और सैथाली ये भाषा है, अरबी भाषा नहीं है।
ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरबी। अरबी अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। अब मैथिली भी है, संथाली झारखंड का है, याद रखेंगे, और असमिया असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, संथाली भाषा कहाँ का है? तो झारखंड का। कब इसे मान्यता मिला? 2003 में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? सबसे पहले देखिए, एक होता है संघ सूची, एक होता है संवृत्ति सूची, एक होता है राज्य सूची। संघ, राज्य और संवृत्ति। तो संघ सूची में कुल संख्या होता है 100, राज्य में होता है 52 और संवृत्ति में होता है 61। ठीक है, 61 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो बोल रहा कौन सा सुमिलित नहीं है? नहीं बोल रहा ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए 4, स्थानीय सरकारी अवशिष्ट, ये तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि राज्य सरकार राज्य सूची तैयार करता है, केंद्र सरकार संघीय सूची तैयार करता है, और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर संवर्ती सूची तैयार करता है। अगर क्वेश्चन आता है संवर्ती सूची किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के देश से संवर्ती सूची लिया गया। जैसा भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षा आपका संवर्ती सूची है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और स्थानीय सरकार नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा सत्य है? तो विकेंद्रीकरण के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कौन सा सत्य है? तो देखिए, विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? नहीं है, तो देखिए नहीं है, वर्ग विशेष के हित समूह देख लीजिएगा ना। तो इसका राइट आंसर मैं खाली बता देता हूँ फ्रेंड्स, तो दबाव समूह हो जाएगा। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित, बिल्कुल। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? मेधा पाटेकर से है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, मेधा पाटेकर। तो मेधा पाटेकर से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। उसके साथ साथ देखिए, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह था। तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जो कि कहाँ का? टीएमसी यानी ममता बनर्जी का, ये बंगाल का ये। और श्रीलंका संघनात्मक शासन प्रणाली, ये सुमिलित नहीं है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग बताएंगे। आप लोग का ये लास्ट वीडियो था। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।